हे दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स को डालना न भूलिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है व्हाई जापान इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, इकोनॉमी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हमारी रिलेटेड है भारत और जापान से। आपको शायद ये चीज पता होगी कि जापान इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आगे वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि कितना जापान ने इन्वेस्ट किया है, किस किस सेक्टर में और कैसे इंडिया को उसका फायदा मिला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों जापान इतना पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मनी इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? आखिर क्या फायदा मिलेगा जापान को इससे, और आखिरकार इन्वेस्टमेंट के लिए उसने इंडिया को ही क्यों चुना, आखिर किसी और कंट्री को क्यों नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन इंडिया और जापान के इन इन्वेस्टमेंट एड के बारे में जानने से पहले और ये पता करने के लिए कि इतना इन्वेस्टमेंट आखिर जापान क्यों, कैसे और कहां पर इंडिया में कर रहा है, हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे आजादी के जस्ट थोड़ा सा बाद में, यानी 1958 में। ये वो टाइम था जब जापान का ओवरसीज डेवलपमेंट एड दुनिया तक पहुंचना शुरू हो रहा था। यानी वो लोग एक तरह से लोन दे रहे थे कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, जिसे बाद में कंट्री वापस चुकाती कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ टाइम पीरियड के बाद। लेकिन उस पैसे से कंट्री काफी अच्छा खुद का डेवलपमेंट कर सकती थी। और उस समय जापान को ऐसी कंट्रीज चाहिए थी जिसको वो लोग लोन दे सकें और एटलीस्ट कंट्री ऐसी हो कि वो पैसे को वापस कर सके। और इंडिया के हालात उस समय में ये कह सकता हूं कि बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम जस्ट आजाद हो रहे थे। यानी अगर जमीनी लेवल पर आकर देखा जाए तो इंडियंस की हालत बहुत बुरी ही थी, जिस वजह से इंडिया इस डेवलपमेंट एड का सबसे पहला रिसीवर बना। यानी हम कह सकते हैं कि तब से इंडिया आज तक जापान के इन डेवलपमेंट एड्स का न सिर्फ सबसे ओल्डेस्ट बल्कि सबसे लार्जेस्ट रिसीवर भी रहा है। 1958 के टाइम पे इंडिया को 1800 मिलियन येन, ये येन जापान की करेंसी है, इतना लोन प्रोवाइड किया गया था जिसे हमें लॉन्ग टर्म में काफी कम इंटरेस्ट के साथ वापस चुकाना था। और उस समय शिप बिल्डिंग, पावर जनरेशन, माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्टील प्रोडक्शन जैसे कुछ सेक्टर्स थे जिनमें इस लोन का सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था। यानी उस समय से एक तरह से इंडिया और जापान के रिलेशन शुरू हो गए, जहां फ्यूचर में हमें काफी ऐसी और अपॉर्चुनिटीज मिली जिन्होंने इन दोनों ही कंट्रीज के रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो थी वो आई 1990s, यानी अर्ली 1990s के टाइम पे। अगर आप उस समय इंडिया में थे तो आपको पता होगा कि इस वक्त इंडिया की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। काफी मेजर, काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया उस वक्त देख रहा था। और ये इसलिए भी था क्योंकि इंडिया ने मार्केट्स पूरी तरह से उस समय नहीं खोल रखी थी। यानी उस समय गवर्नमेंट का लाइसेंस राज चलता था, यानी गवर्नमेंट लाइसेंस देगी प्रॉपरली तभी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन इसका लॉन्ग रन में इंडिया को काफी नुकसान देखना पड़ा और 1990s आते आते हालत काफी पतली हो गई थी। हम नेशनल बैंकरप्सी के कगार तक पहुंच ही गए थे कि जापान की तरफ से उस वक्त काफी बड़ी मदद अचानक से इंडिया को मिल गई। उस वक्त कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडिया को जापान ने 300 मिलियन डॉलर्स दे दिए और ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी टर्निंग पॉइंट रहा, साथ ही इन दोनों ही कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप्स के लिए भी। उस समय के बाद से फिर दोनों ही कंट्रीज ने एक के बाद एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया और इससे टू बी ऑनेस्ट इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिला। इनमें से सबसे बड़ा साल 2014 का है, जब दोनों ही कंट्रीज ने दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में से एक को स्टैब्लिश किया। इसको इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बोला जाता है। इसमें कुछ मेन टारगेट्स रखे गए थे, जिसमें सबसे पहला था कि हर 5 साल में जापान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डबल करना है। साथ ही जो जापानीज कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं उनके नंबर को भी हर 5 साल में डबल करना है। यानी अच्छे रिलेशंस की वजह से ही इस तरह का पार्टनरशिप पॉसिबल हो पाया। और इस तरह का स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप न सिर्फ इंडिया बल्कि दोनों ही कंट्रीज के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आउटपुट लेकर के आएगा।
अब तक इंडिया में काफी सेक्टर्स के अंदर जापान ने इन्वेस्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में शायद आपको भी पता होगा, जहां शुरुआती मेट्रो जैसे दिल्ली मेट्रो जापान की मदद से ही तैयार हुई थी, और ट्रांसपोर्टेशन वो सेक्टर भी है जिसमें ये पैसा सबसे ज्यादा जाता है। और अब तो इसका शेयर और भी बढ़ गया है, क्योंकि बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर्स, इनमें भी जापान का कंट्रीब्यूशन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इनके अलावा एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, इन सब में भी हिस्ट्री से जापान थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता आया है। तो आपको शायद थोड़ा बहुत पता चल गया हो कि क्यों जापान आखिर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सिर्फ 10-20 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि इंडिया इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से लेता आया है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अनसॉल्व रहता है कि क्या सिर्फ एक अच्छा रिलेशन, अच्छे पार्टनरशिप ही सिर्फ वो चीज है जिस वजह से हमें इतना इन्वेस्टमेंट मिला है। हाँ, अब भले ही हम साथ में काम कर रहे हो तो फायदा दोनों कंट्रीज को होगा, लेकिन फिर भी जापान सिर्फ पार्टनरशिप के लिए इतना पैसा दे रहा है। देखो, आंसर कहीं ना कहीं है नो, यानी कि नहीं। क्यों? क्योंकि शायद पार्टनरशिप से भी ज्यादा बढ़ के कोई एक ऐसी चीज है जो कि इस चीज को पुश कर रही है। कई लोग, इवन कुछ अच्छे खासे बड़े फर्म्स का भी एक क्लेम है कि जापान का इंडिया में इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जिसके थ्रू दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि ये इन्वॉल्वमेंट इसलिए है ताकि इस कॉन्टिनेंट में जापान बाकियों के मुकाबले एक एज ले सके, यानी इस कॉन्टिनेंट में उसे इस इन्वॉल्वमेंट का लाभ मिले। तो फिर आखिर वो कैसे? तो इसका एक कारण है, पहला है लॉस्ट डिकेड। तो अब ये क्या है? अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे डायरेक्टली जापान लॉस्ट डिकेड टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये असल में 1991 से 2001 के बीच का पीरियड था जहां पे जापान की इकोनॉमी ने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई थी। यानी वो 2 डिकेड कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब हो गए थे, जिस वजह से इन्हें लॉस्ट डिकेड बोला जाता है। और इंडिया इस वक्त भी एक काफी अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी वो मदद जो जापान ने हमें की थी कभी, कहीं ना कहीं हम यानी इंडिया फ्यूचर में वही मदद जापान को वापस दे सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वो मदद एग्जैक्ट ना हो, यानी जैसे जापान ने हमें पैसे से मदद की, हमें डेवलपमेंट के लिए एड दी, इंडिया हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में उसे मदद करे। वैसे फ्यूचर तो क्या, ये ऑलरेडी होने लगा है, क्योंकि जापान में आज यंग पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी वो है जिनकी अब एज हो चुकी है, तो फिर इकोनॉमी को चलाने के लिए पॉपुलेशन तो चाहिए है, यानी इंडिया से उनको मदद मिल सकती है। वैसे इस पे आप लोगों का सोचना अलग भी हो सकता है कि इसमें शायद जापान का कोई और इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि फॉरेन एड की मदद से ही सिर्फ ये दोनों कंट्रीज का अच्छा फायदा हुआ है, वो भी कई तरीकों से। तो ये बात भी सही है, और इसके साथ साथ ये भी जरूर है कि इसकी वजह से एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी एशिया में इन 2 इकोनॉमिक जायंट्स के बीच में बनी है, और इसका फायदा मोस्ट प्रोबेबली रीजन को भी जरूर मिलेगा। चलिए अभी फिलहाल आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बता देता हूं जिसमें इस वक्त जापान इंडिया की मदद कर रहा है। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपने सुना होगा शायद इसका नाम, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है भारत की कैपिटल दिल्ली और हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बीच में। लेकिन इसका आइडिया आया कैसे? जापान के थ्रू ही। जापान 2008 के समय में हमसे आयरन और इंपोर्ट किया करता था, लेकिन उस समय चाइना में ओलंपिक्स होने थे, जिस वजह से इंडिया को जापान को छोड़ चाइना को ये एक्सपोर्ट करना पड़ा, और जापान इससे काफी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था। जापान ने दूसरे तरीकों से यहाँ से आयरन और लेने की कोशिश की, लेकिन उन तरीकों से जापान को आयरन और मिल भी नहीं पा रहा था, और अगर मिल रहा था तो बिल्कुल वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, जिस वजह से उस समय जो जापान के एम्बेसडर थे इंडिया में, उन्होंने एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने का सोचा, जापान के टोक्यो ओसाका कॉरिडोर के जैसा। और यहाँ से सबसे पहले फ्रेट कॉरिडोर की नींव पड़ी, और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ टाइम के साथ इसे एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया गया, जो कि आज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसमें इस वक्त ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा, बुलेट ट्रेन। आपको पता ही है कि मुंबई अहमदाबाद वाले सेक्शन में इस वक्त ऑलरेडी जमीनी काम हो रहा है हमारे पहले हाई स्पीड रेल का। मैं अपडेट्स भी इससे रिलेटेड चैनल्स पर डालता रहता हूँ। इसमें भी हम लोग जापान की ही शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई सेक्टर्स में इस वक्त इंडिया के लिए जापान का कंट्रीब्यूशन है, जैसे इनोवेशन के सेक्टर में पॉवर्टी खत्म करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जापान की टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी जो जापान जानता है वो जापान हमें भी बताए। यानी इन सब चीजों से इंडिया को भी उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी फायदा मिल रहा है। और अगर बात करें अभी फ्यूचर की कि क्या जापान इंडिया आगे भी ऐसे पार्टनरशिप और अपने रिलेशंस को मजबूत रखेंगे, तो जापान के हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं यानी फूमियो किशिदा, इनके इंडिया से काफी अच्छे, पर्सनली काफी अच्छे रिलेशंस हैं। 2020 तक जापान के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, शायद आप सब उन्हें जानते होंगे, शिंजो आबे, उन्हें हेल्थ
प्रॉब्लम की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। वैसे एज एन इंडियन मैं यही बोलूंगा कि गॉड ब्लेस हिम, क्योंकि इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है जापान इंडिया रिलेशंस के साथ साथ इस रीजन के लिए भी। इनके बाद 1 साल के लिए फिर जापान में दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे और फिर फूमियो किशिदा जापान के पीएम बने और ये 2015 में भारत भी आए थे जब ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मिले थे। और उस समय की इनकी स्पीच में से मैंने एक लाइन उठाई है, जब ये इंडो पैसिफिक पर बात कर रहे थे तब इन्होंने बोला था कि भारत को इन्होंने विजिटिंग के लिए पहला कंट्री चुना है क्योंकि इनके हिसाब से जापान और इंडिया के रिलेशंस काफी स्पेशल हैं। यानी फ्यूचर में मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही कंट्रीज का पार्टनरशिप, इनके रिलेशंस बेहतर ही रहने वाले हैं। यानी मुझे तो कोई रीजन नहीं दिखता रिलेशनशिप्स के खराब होने का। बाकी आपको क्या लगता है उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। तो अभी शायद आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि कैसे और क्यों जापान आखिर इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इसका फायदा एटलीस्ट दोनों ही कंट्रीज के लोगों को आज मिल रहा है। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से जापान जो है हमें हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर सेक्टर में हमारी वो मदद कर रहा है। अगर हम इतिहास में जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जो था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, पर किसी फिनिक्स पक्षी की तरह वो फिर से उभरा और ऐसा उभरा कि आज हम देखते हैं कि दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी जो है वो जापान है। फर्स्ट अमेरिका है, सेकंड चाइना है और तीसरा जापान है। तो 1958 के आसपास, 1958 के आसपास जापान ने ओवरसीज डेवलपमेंट एड देने शुरू किए थे। हाँ, वो कोई फ्री एड नहीं थे, वो यानी इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स वो दे रहे थे, बट बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्होंने लोन देना शुरू किया था। और उसमें से जो सबसे पहला और पुराना ओल्डेस्ट रिसीवर ऑफ ये डेवलपमेंट एड जो रहा वो हम हिंदुस्तानियों को मिला, हम भारतीयों को मिला। और उस ज़माने के 1800 मिलियन येन इंडिया को मिले थे कि जिससे जो हमारे इंडिया के वाइटल सेक्टर्स है, चाहे फिर वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, पावर है, सीमेंट है, स्टील है, तो ऐसे सारे सेक्टर्स में इसका निवेश किया गया था, इन्वेस्टमेंट इसको किया गया था। और इस वजह से इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को बहुत हुआ। धीरे धीरे हम अपनी ये जो हमारे स्तंभ है इनको हम डेवलप कर पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जापान के हमें काफ़ी मदद हुई। उसके बाद आता है दशक 1990 का, जब इंडिया बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पर आकर खड़ा हो गया था। और उसी वो वक्त था 1992-93 का कि जब हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। और फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, लाइसेंस राज को हटाया। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कांटे का रास्ता बना रहा वो रहा लाइसेंस, क्योंकि हर समय में अगर किसी को भी छोटे से छोटे उद्योग में अगर कोई उद्योग खोलना है तो उससे लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उस लाइसेंस राज को धीरे धीरे उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। फ्री ट्रेड इकोनॉमी उन्होंने घोषित कर दी, लिबरलाइजेशन वो लेकर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे भारत में आए और वो निवेश कर पाए। तो तभी हम देखते हैं कि जापान ने उस बहुत ही कठिन समय में $300 मिलियन का हमें एड दिया था। तो हम उस चीज़ को हम भूल नहीं पाते कि जब कोई दोस्त वही होता है कि जब हम बहुत ही परेशानी में घिरे रहते हैं, कठिनाइयों से घिरे हुए रहते हैं, और जो हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। और जापान ने ये बार बार सिद्ध किया है कि वो हमारे साथ हमेशा हमारे मुश्किल दौर में हमारे साथ खड़ा रहा। उसके बाद वक्त आता है 2014 का, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मिले थे उस समय के जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे से, और काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती भी रही और उसका लाभ भी हम दोनों देशों को हुआ। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई गई थी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जापानीज़ कंपनीज है वो हमारे भारत में निवेश करे, बल्कि दुगना करे। और हम सभी जानते हैं कि जापानीज़ ब्रांड्स के बारे में कि जब भी कोई भी जापानीज़ ब्रांड हम लोग लेते हैं, चाहे टू व्हीलर है, हम देखते हैं टू व्हीलर आता है तो सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, ठीक है, या फिर यामा हो गया, कावासाकी हो गया। फोर व्हीलर हम लोग देखते हैं तो चाहे सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, मित्सुबिशी है, निसान है। जब हम लोग देखते हैं कि कोई एनर्जी सेक्टर है तो वहाँ पे भी निपॉन है, मित्सुबिशी है। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे वाइटल सेक्टर्स हैं तो हर सेक्टर में आपको कोई ना कोई बड़ी जापानीज कंपनी, आपको उसका ब्रांड आपको दिखाई देगा। और हमेशा वो एक ट्रस्ट रहता है, एक विश्वास आता है कि जब भी हम कोई जापानीज़
अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमें एक अच्छी क्वालिटी हमें मिलेगी। सबसे बड़ा उदाहरण तो है कि एक सोनी टेलीविज़न है ना, कि हम देखते हैं कि जो क्वालिटी हमें मिलती है जब भी हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, जो उसके जो फीचर्स होते हैं तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, क्वालिटी ज़बरदस्त होती है। तो ये ट्रस्ट है, ये क्वालिटी फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमेशा जापान जो रहा वो आगे रहा, और इसका फ़ायदा हम भारतीयों को भी हुआ। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोनों के रिश्ते घनिष्ठ होते गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत जो है बहुत ही जापान के साथ अहम रोल निभाएगा। और अगर वर्तमान परिस्थिति देखेंगे कि जिस प्रकार से तीसरे महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं, जिस प्रकार से रशिया ने बिना किसी उकसाए उस यूक्रेन पर, इतना छोटा सा देश है उसके ऊपर उसने आक्रमण कर दिया, उसके 2 प्रोविंसेस को अलग कर दिया, उनको देश भी घोषित कर दिया, और वो कीव तक यानी उनकी राजधानी तक वो पहुंच गया आज के तारीख में। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही प्रकार का इम्बैलेंस हो रहा है। दुनिया भर के सारे जो लीडर्स हैं वो एक निंदा करने के अलावा, क्रिटिसिज्म करने के अलावा उन्होंने यूक्रेन को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है। तो एक बहुत ही अनिश्चितता का वातावरण है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो बगल का जो मुल्क है चाइना, वो उसके ऊपर तो हम किसी रूप से हम विश्वास नहीं रख सकते। तो हमें एशिया में ऐसा कोई साथी चाहिए कि जिसके ऊपर हम विश्वास भी रख सके और जो हमारे साथ खड़ा भी हो पाए। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो लगभग 2028-2030 तक भारत जो है इकोनॉमी साइज़ के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से वो जापान को भी पीछे छोड़ देगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ताकतवर हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए, नहीं। हमें ऐसे दोस्तों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। कंधे से कंधा मिलाकर ही हम आगे प्रगति के पथ पर हम लोग चल पाएंगे। तो ये सवाल आता है कि जापान ऐसा क्यों हमेशा ही करते रहता है। तो हाँ, इंटरेस्ट उसको मिलते रहता है, ये तो एक फाइनेंशियल उसके पीछे का रीज़न हो गया। पर साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि कल चल के इस पूरे एशिया खंड में ऐसे कौन कौन से देश है कि जिसके ऊपर वो विश्वास रख सके, जिसके साथ वो आगे अपने मिशन को आगे ले सके। तो उसमें हम देखते हैं कि वो भारत को, हिंदुस्तान को हमेशा वो देखता है। तो एक अच्छी दोस्ती है, एक अच्छी मित्रता है, एक अच्छी फ्रेंडशिप है इंडो जापान के बीच में। और हम अभी देखते भी हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है, वो बिल्कुल जापान में जिस प्रकार से टोक्यो ओसाका कॉरिडोर है उसी धरती पर उसको बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का काम फिलहाल शुरू हुआ है, एक्विजिशन ऑफ लैंड चल रहा है। जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है वो उसी धरती पर होने वाली है जिस प्रकार से जापान में शिंकानसेन जो हाई स्पीड ट्रेन होती है वो दौड़ती है। 250 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ती है, बिल्कुल हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाए तो इसकी या फिर और जो हमारे सेक्टर्स है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स है या फिर फ्रेट कॉरिडोर सेक्टर्स है, हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि जापान हमारे साथ बिल्कुल खड़ा है, हमारी मदद कर रहा है। तो हमारे प्रोग्रेस में, हमारे विकास में जापान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस वीडियो में हमें जापान और हमारे हिंदुस्तान का जो रिश्ता रहा है उसके बारे में अच्छी जानकारी यहाँ पर दीपक जी ने हमें दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।